हेलो स्टूडेंट, ग्रोवल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल इकोनॉमिक्स में पूछे गए सभी 190 क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम चाहिए आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2026, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल અને सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के 51% शेयरों को विनिवेश स्टरलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड, जो अब वेदांता लिमिटेड, कर दिया गया है? तो भारत सरकार ने ये कब किया था? सन 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत में माल ढुलाई के लिए हवाई परिवहन सबसे कम लोकप्रिय क्यों हो गया? सबसे लोकप्रिय क्यों हो गया? क्योंकि ये महंगा है और हल्की उच्च मूल्य वस्तुओं के लिए क्या है? आदर्श है। क्योंकि इसके परिचालन के लिए न्यूनतम आवश्यक संरचना की क्या होती है? आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत ने अपनी बिजली अवसंरचना को बढ़ाने और कब तक 458 गीगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 9,15 करोड़ की एक वैसायिक योजना क्या की? शुरू की। तो कब की थी? ऑप्शन नंबर डी, 2032 में। निम्नलिखित में से किस मौसम ऋतु के दौरान किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात पीड़कों और बीमारियों के कारण होने वाली फसल हानि से बचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार ने कब शुरू की थी? सन 1999 से सन 2000 के बीच भारत सरकार ने यह योजना शुरू की थी। दालों पर विशेष। निम्नलिखित में से किस बजट सत्र में मिशन अंत्योदय को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य संसाधन के इष्टतम उपयोग और प्रबंधन के अभिसरण और जवाबदेही को क्या लाना था? फ्रेमवर्क में लाना था। तो किस बजट के तहत लाना था? सन 2017-18 के बजट में। आगे देखते हैं। राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण पर सीमाएं निर्धारित की। 2008-9 तक FRBM अधिनियम के अंतर्गत राजकोषीय घाटे को लक्ष्य कितना रखा गया? भारत की जीडीपी का 3% इसको रखा गया। भारत सरकार औद्योगिक गतिविधियों को अनुकूलन करने के लिए 8 कोर उद्योगों को ट्रैक करती है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में प्रमुख उद्योगों का संयुक्त भार कितना है? तो कितना प्रतिशत है इनका? ऑप्शन नंबर बी, 40% है। जो 8 उद्योग है ना, सीमेंट, कच्चा तेल। नए युक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो भारत और ब्रिटेन के बीच है, तो द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वृद्धि दर कितनी थी? 15%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आइकिया, जिसे 2013 से 2010 वर्षों के लिए एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 10 स्टोर स्थापित करने के लिए 10,500 करोड़ के एफडीआई प्रस्ताव के लिए सरकार को मंजूरी मिली, जो एक कौन सी कंपनी है? एक स्वीडिश कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 1998। औपनिवेशिक काल के दौरान विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना था? तो औपनिवेशिक काल के दौरान है विनिर्माण यानी कि द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान था? ऑप्शन नंबर बी, 10%। निम्नलिखित में से किस कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 2010-11 से 2014-15 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 2.3 लाख करोड़ की आवश्यकता का आकलन किया? कौन सी है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा सन 2000 में भारत सरकार ने की थी। 1947 से 91 की अवधि के दौरान किस क्षेत्र में सबसे धीमी वृद्धि दर देखी गई? तो कौन सा क्षेत्र था? वो कृषि क्षेत्र था, जिसमें सबसे धीमी वृद्धि दर है जो देखी गई। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा संकेतक शामिल नहीं है?
प्रति व्यक्ति मासिक व्यय है जो इसमें शामिल नहीं है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? तो भारत सरकार ने इस पर कब हस्ताक्षर किए थे? 20 फरवरी 2015 को भारत सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 2014 में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति क्या थी? तो 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था में कौन सी नंबर पे थी? 10वें नंबर पर। विनिर्माण के क्षेत्र में 10 लाख से अधिक व्यवसाय, क्षेत्र में 5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लाभार्थियों के लिए कितनी पात्रता मापदंड रखी गई है? कम से कम 8वीं कक्षा का हो, पास हो। सार्क देशों में मुक्त व्यापार व्यवस्था दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र किस वर्ष लागू हुआ है? तो सन 2006 को यह क्या हुआ? लागू हुआ। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और औपचारिक बनाने के लिए की गई। भारत में एमपीसी में कितने सदस्य हैं? तो एमपीसी में, भारत के एमपीसी में यानी कि मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मौद्रिक नीति ढांचे को लचीले मुद्रास्फीति निर्धारण की ओर बढ़ाया गया और निधि दर निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया? तो 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन है जो भारत सरकार ने कब किया था? सन 2016 में। तेंदुलकर समिति ने निर्धनता मापने के लिए भारतीय कार्य प्रणाली को संशोधित किया। तेंदुलकर समिति के अनुसार निर्धनता मापने के लिए किस मापदंड का उपयोग किया जाता है? तो तेंदुलकर समिति ने 2009 में क्या की थी? यह रिपोर्ट पेश की थी। किसके आधार पर थी? उपभोग व्यय के आधार पर कि कौन आदमी कितना खर्च करता है। कृषि मंत्रालय के 1950-51 से 2014-15 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि भूमि का उपयोग श्रेणी में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। तो कितनी गिरावट है जो देखी गई थी भारत सरकार ने? ऊसर और बंजर भूमि में गिरावट आई थी। औपनिवेशिक काल के दौरान सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था औपनिवेशिक काल यानी कि गुलामी के टाइम? 15 से 20%। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भारत सरकार ने कब लागू की थी? सन 1999 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाद की पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो कौन से पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना शुरू की थी? तो कौन से पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के आकलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से है जो कौन सा कथन सही हो जाएगा? औपनिवेशिक सरकार ने भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने के लिए कोई भी वास्तविक प्रयास नहीं किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन ने भारत के विकास में उनकी भूमिका पर बल देते हुए मध्यम उद्यमों के लिए नीति की रूपरेखा तैयार करना, शीर्षक से रणनीति रिपोर्ट जारी करना? तो कौन सा संगठन था जो ये रूपरेखा और रणनीतिक रिपोर्ट तैयार करता था? ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। बेरोजगारी कार्य करने में इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की अर्थव्यवस्था में अक्षमताओं को दर्शाता है। भारत में कौन सा संगठन आवधिक श्रम बल का संरक्षण करता है? तो कौन सा है जो श्रम बल का आरक्षण करता है, सर्वेक्षण करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा बेहतर वित्त पोषण पहुंच के लिए अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो बेहतर ऋण कहां पर पहुंचेगा? माल भंडारण यानी कि वेयर हाउस में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टैरिफ सुधार व्यापार उदारीकरण के लिए केंद्रीय ने 1991 के बाद आयात टैरिफ का क्या था? तो आयात टैरिफ क्या हो गया था? धीरे धीरे आयात टैरिफ कम होता गया। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से अधिक वाली जॉब प्रदान करना था? तो कौन सी योजना थी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदारीकरण के बाद विनिर्माण के क्षेत्र में सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो जब एलपीजी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण था तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या थी? सस्ते आयात से बढ़ती प्रतिस्पर्धा। ये क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती थी।
1991 के आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख राजकोषीय सुधार किया गया? तो कौन सा राजकोषीय सुधार किया गया था? FRBM अधिनियम, संशोधित मूल्यवर्धी कर में क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था, यानी कि टैक्स में शुरुआत की गई थी इसकी। किसी नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को डिजिटल बनाना है। तो किसके साथ? PACS डिजिटलीकरण परियोजना के साथ इसको क्या करना था? डिजिटलाइजेशन करना था। वैश्वीकरण के कारण प्रौद्योगिकी सीमा प्रवाह बढ़ा। वैश्वीकरण के अंतर्गत कौन सी नीति प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को क्या करती है? बढ़ावा देती है। तो कौन सी नीति? FDI के लिए स्वचालित मांगे हैं जो क्या करती हैं? इसको बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ग्रामीण शिक्षा पर न्यून अवसंरचना पर सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव कौन सा था? तो ग्रामीण संरचना पर सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव कौन सा था? विद्यार्थियों की अधिक अनुपस्थिति क्या था? सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव था। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कई अभावों पर विचार करके आय से परे गरीबी को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम भारत में राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है? तो कौन सा आयाम है जो राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक में है जो शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी रोजगार है, जो राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक में क्या है? शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक की गणना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है? तो कौन सा संकेतक है जो मानव विकास के सूचकांक में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है? शिशु मृत्यु दर। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत एक प्रमुख उपयोजना कौन सी थी? तो महिला किसान सशक्तिकरण के अंतर्गत कौन सी योजना थी? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये क्या थी? योजना थी भारत सरकार की। निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने वाली भारत की पहली वित्तीय संस्था कौन सी थी? तो पहली वित्तीय संस्था कौन सी थी जो सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया? HDFC लिमिटेड। विदेशी मुद्रा संकट ने भारत का बाह्य सहायता लेने के लिए मजबूर किया। 1991 में संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को ऋण दिया था? किसने दिया था? IMF ने भारत सरकार को ऋण दिया था। प्रत्यक्ष कर सुधार भारत की राजकोषीय समेकन रणनीति का हिस्सा रहा। उदारीकरण के बाद में भारत में प्रत्यक्ष करों की सरलीकरण की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा की गई? तो प्रत्यक्ष करों की सरलीकरण की अनुशंसा किस समिति ने की गई थी? केलकर समिति ने। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। भारत में ग्रामीण संकट में न्यूनतम योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक दिया गया था? तो ग्रामीण संकट के लिए कौन सा कारक दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए उच्च ग्रामीण साक्षरता दर क्या थी? गांव में एक संकट की समस्या थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर बल दिया गया? तो रोजगार सृजन के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सी चीजों पर बल दिया गया था? पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और ग्रामीण उद्योगों पर 8वीं पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था। बिजली वितरण कंपनियों के संदर्भ में UDAY का पूर्ण नाम क्या है? इसका पूर्ण नाम क्या है? उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, इसका क्या है? पूरा नाम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौन सा कथन है जो सही है? इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में क्या करना? संगठित करना। सरल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है? तो सरल नामांकन अनुपात है जो कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो जाता है? आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर शिक्षा, क्योंकि नामांकन के कारण आय जो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। आधिकारिक संरचना को सार्वभौमिक अंतस्थ क्यों कहा गया? तो क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसका उपयोग लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में किया जाता है, इसके लिए क्या किया गया? इसको कहा गया। लैंगिक असमानता मानव विकास सूचकांक के परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। लैंगिक असमानता सूचकांक निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? खाद्य उपभोग है जो इसमें लैंगिक असमानता सूचकांक में शामिल नहीं है। भारत सरकार की विनिवेश नीति के अंतर्गत 2000 के दशक में किस प्रमुख भारतीय कंपनी ने निजीकरण किया गया? तो कौन सी कंपनी थी इसका निजीकरण किया गया था? मारुति उद्योग निगम लिमिटेड का
किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व देने वाले औद्योगिक नीति के संकल्प को किस वर्ष अपनाया गया? तो औद्योगिक नीति को कब अपनाया गया था? सन 1956 में। औपनिवेशिक नीतियों में भारत का व्यापार ढांचे का काफी हद तक बदल गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के समय भारत में विदेशी व्यापार पर्यटन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा है? कच्चा माल का निर्यात, निर्मित वस्तुओं का आयात। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा। सुधार के बाद के युग में राजकोषीय दूरदर्शिता माइक्रोनिक स्थिरता के लिए केंद्र बन गई। भारत में राजकोषीय अनुसंधान को स्थानगत बनाने के लिए 2003 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो कौन सा अधिनियम है जो लागू किया गया था? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम है, इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। मानव विकास सूचकांक जन केंद्रित विकास पर बल देता है। अमर्त्य सेन के साथ मिलकर HDI मानव विकास सूचकांक किसने दिया था? तो किसने दिया था? महमूद उल हक ने HDI मानव विकास सूचकांक पर क्या दिया गया था? जोर दिया था। 1991 के बाद में भारत में औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों को प्रभावित करने में किस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कौन सी संस्था थी जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? IMF। आगे देखते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों ही क्या थे? शामिल थे। LPG सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य समष्टि अर्थशास्त्र स्थिरीकरण था। 1991 के सुधारों के बाद किस संकेतक का उल्लेखनीय सुधार था? तो किसका था? ऑप्शन नंबर डी विदेशी मुद्रा भंडार क्या था? एक संकट था। 1991 के सुधारों के बाद निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारत ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो कौन किस में है? सकल घरेलू उत्पाद में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया सेवा क्षेत्र में। भारत में हरित क्रांति को निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख आलोचना थी? तो कौन सी थी? इसमें क्षेत्रीय फसल में क्या हो गया? असंतुलन पैदा हो गया। ये क्या थी? समस्या थी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में हरित क्रांति की विशेषता नहीं है? तो हरित क्रांति की विशेषता कौन सी नहीं है? कृषि भूमि का विस्तार क्या है? ये हरित क्रांति की विशेषता नहीं है। 1991 से 2020 के बीच भारत में निर्यात आयात की प्रवृत्ति क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि और व्यापार घाटे में वृद्धि। भारत के आर्थिक सुधार में वैश्वीकरण का घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना क्या है? इसका महत्वपूर्ण घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947 से 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र में भूमिका को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो कौन सा है? मुख्य भारी उद्योगों में प्रमुख। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती की विशेषता है? तो निर्वाह खेती की विशेषता कौन सी है? परिवार के उपभोग के लिए खेती की जाती है, सिर्फ परिवार के पालन पोषण के लिए ही निर्वाह खेती की जाती है। भारत ने एक निजीकरण ऊर्जा संरचना क्षेत्र में $360 से अधिक निवेश करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो 2030 तक है। इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतरपीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो कौन सा है? भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपभोग। ये क्या है? इसका सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। लाइसेंस राज शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को संबंधित है? तो लाइसेंस राज है किससे संबंधित है? उद्योगों से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अवसंरचना को आर्थिक समृद्धि का पहिया कहा जाता है। तो किस कारण कहा जाता है? क्योंकि यह माल सेवा डिलीवरी पहुंच में क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। निर्यातोन्मुखी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किए गए SEG के कार्यालय फर्म दिया गया जो प्राथमिक प्रोत्साहन क्या था? तो क्या था? कर अवकाश, अवसंरचना, सपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक निजी भागीदारी की एक प्रमुख विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? सरकार और निजी संस्थाएं उत्तरदायित्व और जोखिम कुशलतापूर्वक को साझा करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे।
वैश्वीकरण ने भारत में उपभोक्ताओं को विकल्पों को प्रभावित किया। कौन सी प्रवृत्ति भारतीय उपभोक्ताओं के ऊपर वैश्वीकरण का प्रभाव दर्शाती है? तो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों का व्यापक उपलब्धता क्या है? वैश्वीकरण में प्रभाव डालती है। 1991 के सुधारों के अंतर्गत निजीकरण में मुख्य रूप से शामिल है। तो 1991 के आर्थिक सुधारों में निजीकरण में कौन सा शामिल है? सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों में सरकारी शेयर को क्या करना, बेचना क्या है महत्वपूर्ण घटक है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के बाद भारत में वैश्वीकरण का उदाहरण है? तो वैश्वीकरण का 1991 के बाद में क्या है? अमेजन और एप्पल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या किया गया? प्रवेश दिया गया। विकासशील देशों को प्राय वैश्वीकरण में मिश्रित परिणामों का अनुभव हुआ। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वैश्वीकरण का संभावित दोष निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? असमानता आय वितरण। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि निर्यात पर 1991 के सुधार पर प्रभाव का सही वर्णन है? तो कौन सा सही वर्णन है? विनिमय के माध्यम से निर्यात संवर्धन को क्या करना, बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंद्रीकृत योजनाओं के दशकों तक भारत में औद्योगिक रणनीति को प्रभावित किया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लघु औद्योगिक विशिष्ट संरक्षण को क्या किया गया? प्रोत्साहन दिया गया। तो किसके तहत लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया था? ऑप्शन नंबर डी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिकरण सबसे तीव्र गति से था। उपनिवेश आर्थिक नीतियों में भारतीय समाज में आय धन का विषम वितरण पैदा हुआ। निम्नलिखित में से उपनिवेशिक भारत का आय असमानता का प्रमुख संकेतक कौन सा है? तो आय असमानता का कौन सा है? असमान भूमि स्वामित्व पैटर्न यह क्या है? आय का महत्वपूर्ण घटक है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी? केंद्र सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुख्य अवसंरचना क्षेत्र 8 उद्योगों का घटक नहीं है? तो दूर संचार है जो 8 उद्योगों में शामिल नहीं है। सीमेंट, इस्पात और विद्युत क्या है? ये 8 उद्योगों में शामिल है। हरित क्रांति की सफलता के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार महत्वपूर्ण था। भारत में HYV बीजों के सफलता रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद क्या था? तो क्या था? रासायनिक उर्वरक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में किस आर्थिक प्रणाली का प्रभुत्व था? तो किसका था? ऑप्शन नंबर ए, औपनिवेशिक कृषि अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभुत्व यानी कि दबदबा था। भारत में औद्योगिकरण में कौन सी क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो औद्योगिकरण से कौन सा क्षेत्र है जो सबसे प्रभावित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, उद्योग एवं सेवाएं क्या हुई थी? सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर था? तो स्वतंत्रता के समय भारत में 70% लोग हैं जो क्या करते थे? कृषि करते थे। 1991 के बाद में सुधार युग में मौद्रिक नीति कार्यान्वयन के लिए RBI द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस साधन का उपयोग किया गया? तो 1991 के बाद में RBI ने रेपो दर का क्या किया गया? उपयोग किया गया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। निम्नलिखित में से किसे 1991 के बाद में भारतीय आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख सामाजिक विकास का परिणाम माना जाता है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जीवन की प्रत्याशा में क्या हो गया? सुधार आ गया 1991 के बाद में। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए, कौशल विकास स्वरोजगार के माध्यम से शहरी निर्धनता को क्या करना? कम करना। उच्च समृद्धि को बनाए रखने और क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए आधिकारिक संरचना का विकास आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सामान्य भारत की मुख्य आधिकारिक संरचना के सेक्टर में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन है जो क्या इसमें शामिल नहीं है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से कहाँ बल दिया गया? तो किस पर बल दिया गया था? ग्रामीण पूंजी निर्माण क्षेत्र पर 7वीं पंचवर्षीय योजना में इस पर बल दिया गया था। 1947 से 91 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में असमान क्षेत्रीय विकास देखा गया। हरित क्रांति में सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को हुआ? तो किसको हुआ? पंजाब और हरियाणा को सबसे अधिक उत्तरी भारत में हुआ था। इनाम भारत में कृषि बाजारों को एकीकृत करने का उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार है। इनाम क्या है? इनाम क्या है? कृषि उपज को ऑनलाइन व्यापार में बदलना। भारत में मानव विकास के लिए प्रमुख मुख्य चुनौती निम्नलिखित में क्या मानी जाती है?
तो मानव विकास के लिए कौन सी चुनौती है जो मानी जाती है? लगातार क्षेत्रीय असमानता बढ़ती गई। संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक कर्मचारी जो नए विस्तारित उद्योग में कौशल की कमी के कारण नौकरी पाने में असमर्थ है। ये क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण है। भारत में किस प्रकार की खेती में छोटे जोत साधारण औजार मुख्य रूप से किसान उनके परिवार के लिए करता है? तो कौन सी खेती है? वो निर्वाह खेती है, जिसमें किसान है जो अपने जीवन यापन के लिए सिर्फ परिवार के लिए खेती करता है। भारत का राजमार्ग नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। कौन सी योजना के तहत है इसको बनाया गया था? तो कौन सी है? भारतमाला परियोजना के तहत है इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कौन सा है? कब बना था भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य? सन 1995 में भारत है जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। भारत में पर्यटन किस प्रकार की आर्थिक गति को योगदान देता है? तो पर्यटन है जो किस आर्थिक गतिविधि को देता है? तटीय क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। आर्थिक विकास के प्रमुख संकेत क्या है? 1991 के बाद में सतत सुधार दर्शाया गया है। तो कौन सा दर्शाया गया था? विदेशी मुद्रा भंडार। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण? सार्वजनिक शिक्षा है जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। किस पहल का उद्देश्य घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेश को क्या करना? आकर्षित करना। तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से क्या तृतीय गतिविधि का उदाहरण है? तो तृतीय गतिविधि में कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन है जो कौन सी गतिविधि में आता है? तृतीय गतिविधि में आता है। HDI के सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए यानी कि मानव विकास सूचकांक को मापने किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, PPP $, के प्रति व्यक्ति GDP। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अवसंरचना कार्यक्रम में भारत के शहरी विकास को संदर्भित करता है? तो कौन सा है? कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरित क्रांति के प्रथम चरण 1960 से 70 के दशक में HY बीजों का उपयोग किन किन राज्यों में किया गया था? किसमें? पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इनका उपयोग किया गया था। कौन से? HY बीजों का उपयोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो कौन सा है जो बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी, तापीय ऊर्जा है भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। 1947 से 91 के दौरान किस क्षेत्र में भारत में कार्यबल सबसे बड़े हिस्से का रोजगार प्रदान करता है? तो कौन सा है जो सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है? कृषि क्षेत्र है जो भारत को सबसे बड़ा क्या देता है? रोजगार देता है। 1991 के संकट के दौरान भारत में औद्योगिकरण की नीति का समर्थन करने में किस संस्था ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने? IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने भारत के आर्थिक संकट से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1991 में औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या खत्म करना था? तो क्या करना था? ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक लाइसेंस और कोटा पद्धति को क्या करना था? खत्म करना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसने है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर ए, भारी बुनियादी उद्योग। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल की एक विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो भारत में है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर बी, मुख्य उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र को क्या करना? प्रभुत्व प्रदान करना था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री 1991 में
एलपीजी सुधारों की शुरुआत की थी? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन था? मनमोहन सिंह। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी थी? तो स्वतंत्रता के समय जो कौन सी मुख्य कमी थी? ऑप्शन नंबर ए, उच्च बेरोजगारी और निर्धनता क्या थी? वो थी महत्वपूर्ण कमी थी। केंद्र और राज्यों के बीच सरकार राजस्व वितरण की अनुशंसा पर कौन सा निकाय है? तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण कौन करता है? वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अवसंरचना विकास में सरकारों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या था? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का कारण क्या था? निजी क्षेत्रों की विशेषताओं के माध्यम से दक्षता नवाचार में क्या करना? सुधार करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। 1990 के दशक में के बाद वैश्वीकरण आउटसोर्सिंग के कारण भारत में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो किस क्षेत्र में है जो भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी? ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी और सेवाओं में क्या की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी। वैश्वीकरण में भारत की आर्थिक गतिविधि को किससे प्रभावित किया? तो वैश्वीकरण से भारत की आर्थिक गतिविधि में किसे प्रभावित किया था? तेजी से विकसित करके। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा पीएलआई योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन सा है? पर्यटन, जो पीएलआई योजना के अंतर्गत क्या है? शामिल नहीं है। मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में सुधार करके व्यक्तियों के विकल्पों को व्यापक बनाने पर बल देता है। कौन सा वैश्विक संगठन मानव विकास सूचकांक को क्या करता है? जारी करता है। तो कौन सा करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत की वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? तो किसका था? आईएमएफ का था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। 1991 के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव क्या था? तो वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव क्या था? विदेशी कंपनियों और पूंजी का प्रवेश। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए सही हो जाएगा। वित्तीय समायोजन ग्रामीण क्षेत्रों में आय समानता को कम करने में सहायता करता है। कौन सा प्लेटफॉर्म असंगठित श्रमिकों के लिए एकीकृत डिजिटल डेटाबेस प्रदान करता है? तो कौन सा है? ई श्रम पोर्टल है, जो क्या करता है? डिजिटल पोर्टल क्या है? प्रदान करता है। 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति सुधारों को निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा नहीं है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ग्रामीण अवसंरचना विकास, कनेक्टिविटी और बाजारों सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कौन सी योजना असंबद्ध बस्तियों को सभी मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में केंद्रित है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तृतीयक गतिविधियों के माध्यम से भारत में आर्थिक विकास का क्या दर्शाता है? तो तृतीय गतिविधि कौन सा दर्शाता है? यह बेहतर सेवाओं, शहरी विकास को क्या, बढ़ती मांग को क्या करता है? दर्शाता है। 1991 के सुधारों के बाद भारत के प्रति व्यक्ति आय में क्या प्रवृत्ति रही? तो क्या प्रवृत्ति रही? क्रमिक। 1991 के बाद में भारत में लगातार क्या 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 किया गया? वृद्धि दर है जो बढ़ती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत में आधिकारिक तौर पर आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो उदारीकरण की नीति है जो कब शुरू हुई थी? 1991 में।